नमस्कार दोस्तों, अनवार अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी रिसेंटली हाल ही में आप सभी ने न्यूज़ पढ़ी होगी कि अब जो पीएचडी में एडमिशन होंगे उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि इसका क्या असर पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज करते हैं जो सीरियसली अपना अपने करियर को लेके काफ़ी सीरियस हैं, सीरियसली सोचते हैं कि वो आगे हायर एजुकेशन में जाएं, स्पेशली इन्वायरमेंट साइंस के सेक्टर में। बिकॉज ज़्यादातर क्या हो रहा है कि हम हायर एजुकेशन की तरफ जा तो रहे हैं, बट पीएचडी के बाद भी जैसा कि बोलते हैं कि भाई जॉब श्योर नहीं है। तो अब ये जो नया रूल आया है इसका किन किन चीजों पे प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज रहती है एडमिशन के बाद में फेलोशिप। फेलोशिप पे बात करते हैं। फेलोशिप पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो जो बच्चे अभी तक नेट देते आए हैं उनको ये चीज पता होगी कि जब हम नेट का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें वो एक कॉलम दे के रखते हैं कि क्या आप पीएचडी कर रहे हैं या क्या आप रिसर्च स्कॉलर हैं, कुछ इस टाइप से। और जो बच्चे ऑलरेडी पीएचडी कर रहे होते हैं वो उस पर टिक कर देते हैं कि भाई हाँ, हम जो है पीएचडी कर रहे हैं अभी। उसके बाद में वो एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है उनका। जेआरएफ तो नहीं होता बट अच्छे स्कोर से वो एलएस क्वालिफाई कर देते हैं। तो जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, लाइक आपके ओबीसी कैटेगरी हुई, ठीक है, आपकी एससी कैटेगरी हुई, एसटी कैटेगरी हुई, तो उनको फेलोशिप मिल जाती है। एनएफओबीसी, एनएफएससी, एनएफएसटी, ठीक है, इस तरीके की 5-6 फेलोशिप हैं। तो जब आपके लिए पीएचडी जो करने का एडमिशन का क्राइटेरिया ही बदल जाएगा कि भैया बिना नेट के आपको जो है पीएचडी में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, तो उसके बाद में इस कॉलम में कुछ चेंज आएगा क्या? डेफिनेटली इसमें कुछ चेंज आ सकता है कि भाई जब आपको पीएचडी में एडमिशन ही तब मिलेगा जब नेट क्वालिफाई हो। तो अगर उसमें वो चेंज आ जाता है तो उसके बाद में जो लोग पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी, उनके पास में नेट क्वालिफाइड वो नहीं है, और अभी वो ये चाहते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, अगर जेआरएफ नहीं होता है तो एनएफओबीसी, एनएफएससी का जो फेलोशिप है वो हमें किसी प्रकार से मिल जाए। तो वो बेचारे क्या करेंगे उस टाइम पे अगर वो कॉलम हट जाता है और एनएफओबीसी और एनएफएससी का जो फेलोशिप जो है वो, अभी तो ये है कि उन्होंने टिक किया, उनका स्कोर अच्छा आया, उनका लिस्ट में नाम आ गया और उनको फेलोशिप चालू हो जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा कि जो पहले कर चुके हैं उनको किस तरीके से जो है वो फेलोशिप मिले, और जो बच्चे नेट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद में वो किस तरीके से वो फेलोशिप लेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, एक चेंज जो है इस क्राइटेरिया में होने वाला है। दूसरा, नॉन नेट फेलोशिप का क्या होगा। तो नॉन नेट की जो फेलोशिप है डेफिनेटली उनका नाम बदला जाएगा या किसी तरीके से उन्हें जो है उनके नॉर्म्स चेंज होंगे, क्योंकि पीएचडी में जब एडमिशन लेने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो नेट तो आपने क्वालिफाइड कर लिया, तो नॉन नेट फेलोशिप जो कहा आज तक हम कहते आए हैं, हालांकि बहुत सारी फेलोशिप जो है बंद कर दी गई है और गवर्नमेंट इनको बंद करने के लिए काफी सोच भी रही थी, बट अब उन फेलोशिप का क्या होगा, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये दूसरा एक परिवर्तन जो है आएगा। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव रहता है पीएचडी में, मैं हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भैया बिना फेलोशिप के पीएचडी जो है वो करना बेकार है, क्योंकि फेलोशिप होना बहुत जरूरी है, काफी खर्च होता है और 5 साल का लगभग मिनिमम टाइम मान के चलते हैं हम, काफी स्ट्रेस आ जाता है बिना पैसे के। और 5 साल अपने जीवन के आप लगा दिए पीएचडी में, उसके बाद में नहीं अगर कुछ होता है
इमीडिएटली तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जेआरएफ की तैयारी करो, जेआरएफ लो। ठीक है, हमारे बच्चे जेआरएफ करते भी हैं बहुत सारे संख्या में, बट लिमिटेड है। ठीक है, जेआरएफ तो उसके लिए बाद में फिर एनएफएससी, एनएफओबीसी, ठीक है, ये सब फेलोशिप आता था, नॉन नेट फेलोशिप आता था। तो अब उनमें कहीं ना कुछ परिवर्तन जो है जरूर हमें देखने को मिल सकता है। वो क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, अभी मैं अगर कोई मुझसे पूछे भाई क्या परिवर्तन होगा, तो मुझे नहीं पता। बट ये लॉजिकली सोचने वाली बात है कि अब वो फेलोशिप कैसे डिस्ट्रीब्यूट वो करेंगे। नॉन नेट फेलोशिप जैसे मैंने बताया कि बंद करने ही वाले थे, बट अब उनको किस तरीके से वो किसी दूसरे नाम से देंगे या दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे देंगे, क्या वो रखेंगे। तो ये सबसे बड़े चेंज आपको देखने के को मिलेंगे, जैसा मैंने अभी अब बताया। इसके अलावा आ, अभी बहुत प्रेशर पड़ रहा था, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लगातार पीएचडी में एडमिशन ले रहे थे। तो सभी सभी गवर्नमेंट जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट और आपकी इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही हाल था कि भैया इतनी बच्चे जो हैं हाईली क्वालिफाइड हो गए हैं, पीएचडी से निकल रहे हैं, तो उनको कैसे मैनेज करें। तो पहले तो उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए यही कहा कि भैया आप अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। अब पीएचडी करने के लिए तब बहुत सारे लोगों ने हवा बनाया था कि अब नेट नहीं रहा जरूरी। अब उस टाइम भी मैंने बच्चों को ये चीज कहा था कि नेट की जो आपकी मान्यता है, वैल्यू है, वो कभी कम नहीं होगी। अब ये चीज जो है फिर से आ गई है। देख लीजिए कि नेट की वैल्यू कम नहीं हुई है, नेट की वैल्यू थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ कि अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको नेट जो है कंपलसरी क्वालिफाई करना ही करना है। तो इसमें अगर हम ये देखें कि बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के जो वीसी हैं, वो इसको गलत मान रहे हैं। कि वो मानते हैं कि भाई हमें इससे ये नहीं पता चलेगा कि एक बच्चा क्या सच में एलिजिबल है, क्या सच में वो रिसर्च कर सकता है। तो पहले तो क्या होता था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं अपने एग्जाम कंडक्ट करा लेती थी, फिर जो है अपने पसंद के बच्चे रख लेती थी। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप सभी को भी पता है, मुझे भी पता है, कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है कि एक प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर के अंदर कोई उसका प्रिय स्टूडेंट है, किसी भी एक्स वाई जेड, बहुत सारे इंडिया में नॉर्म्स हैं जिनके बिहाफ पे लोग प्रिय स्टूडेंट बना देते हैं कि भैया ठीक है, ये एक्स वजह हो सकती है, वाई जेड, पूरी लंबी सीरीज है, किसी को भी मेंशन करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। तो उसमें क्या होता था कि एक एलिजिबल स्टूडेंट जो नेट क्वालिफाइड है, जो शायद पढ़ाई में भी अच्छा है, उसको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल पाता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो सीट लिमिटेड होती है, हर प्रोफेसर के पास में में जो स्लॉट है वो भी लिमिटेड है। तो उसमें वो ज्यादातर अपनी पसंद के बच्चे जो हैं चुन लेते थे पहले ही, फिर उनको कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट में इंगेज रखते थे, और उसके बाद में कुछ भी ऐसे अप्रोच लगा के ऐसे करके उनको एडमिशन पीएचडी में दे देते थे। बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत जो है काफी सुनने को मुझे मिला है। काफी बच्चे ऐसे निराश हो जाते थे कि सर देखो मेरे पास में तो नेट क्वालिफाइड है, बट उस प्रोफेसर का के अंदर जो स्टूडेंट है उसी को उन्होंने पीएचडी में एनरोल करा लिया। ठीक है, इवन उसको तो एंट्रेंस एग्जाम का भी पता था, और इंटरव्यू में हमारा अच्छा गया था तो हमें बाहर निकाल दिया। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे देश में अब बहुत ही अच्छे से चल रही हैं, फल फूल रही हैं। क्योंकि क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको धीरे धीरे इतना ज्यादा डिग्रेड कर दिया गया है कि भैया पीएचडी में एडमिशन आप देख रहे हैं, पिछले कई सालों से ये ट्रेंड चलता आ रहा था कि केवल उसी बच्चे को एडमिशन मिल रहा था जो कि प्रोफेसर का प्रिय सबसे प्रिय स्टूडेंट है। फिर धीरे धीरे एंट्रेंस एग्जाम आए, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया, कम फिर से थोड़ी सी स्क्रीनिंग हुई। अब ये जब नेट क्वालिफाई वाले स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलेगा, तो उसमें अगर कोई किसी प्रोफेसर का प्रिय छात्र भी है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसे बच्चे को जिसको कुछ नहीं आता, केवल किसी भी जो भी उसका क्राइटेरिया रहा है उसको सिलेक्ट करने का, उस क्राइटेरिया के बेस पे सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भैया आप जो है
ऐसा थोड़ी है कि नेट क्वालिफाई जो स्टूडेंट हैं उनमें रिसर्च का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। नेट क्वालिफाई क्यों करता है कोई भी स्टूडेंट? क्योंकि वो पीएचडी करना चाहता है, बेसिकली पढ़ाना चाहता है, आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, तो डेफिनेटली उसका जो है इंटरेस्ट है उसमें। तो जो लोग जो यूनिवर्सिटी जो हैं, जो भगवान बने हुए प्रोफेसर हैं या वीसी हैं, वो ये सब दलीलें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अपने बिना क्वालिटी वाले प्रिय छात्र को अब एडमिशन नहीं दे पाएंगे। अदरवाइज तो डेफिनेटली अगर कोई नेट करना चाहता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पीएचडी का चल रहा होता है कि भैया मैं पीएचडी करूंगा या पीएचडी करूंगी, तभी वो आ, इतना बड़ा जो एग्जाम है उसके लिए जाता है। तो ये काफी मतलब इस पे मैंने पढ़ रहा था पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में, कि भाई किस तरीके से जो प्रोफेसर हैं, जो वीसी हैं, वो जेएनयू वगैरह जो ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे केवल ये रहता था कि भाई एक एंट्रेंस एग्जाम जो है आपने पास कर लिया, उसके बाद में क्या होता था कि उनका जो पसंद का होता था उसको वो सिलेक्ट करते थे, बिना नेट के भी जो है बच्चे चले जाते थे। तो वैसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज में तो इवन कुछ था ही नहीं। तो अब क्या हुआ कि एक बेस बन गया है, एक लाइन बन गई है कि भैया ये बच्चा लाइन क्रॉस कर लेगा, उसके बाद में फेयर कंपटीशन होगा, उससे 4 बच्चे अगर एक इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, ठीक है, सपोज करो कि एक सीट है तो उस पर 4 जो है नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट आते हैं, तो अगर 3 का नहीं भी होगा तो भी उनको उतना दुख नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है भैया मेरे में कमी हो, बट वहीं पे 4 स्टूडेंट हैं और 4 में से 3 जो हैं वो नेट क्वालिफाइड हैं, बट एक नॉन नेट वाले का बच्चे का हो जाता है, तो उन 3 को ये कहीं ना कहीं दिल में रहता था कि भैया अब क्या होगा, देखो कि यहाँ पे तो हमने नेट क्वालिफाई किया फिर भी हमें एडमिशन नहीं मिला, ये नॉन नेट है क्योंकि ये इस प्रोफेसर का जानने वाला है, इस प्रोफेसर के जो है ठीक है का प्रिय स्टूडेंट है इसलिए इसको मिल गया। तो वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं कम होगी। और रही बात क्वालिटी की, डेफिनेटली जब आप कोई एग्जाम जो है क्लियर करते हो तो थोड़ा बहुत या बहुत थोड़ा जरूर पढ़ते हो आप लोग, तो उससे थोड़ा सा क्वालिटी भी इम्प्रूव होने का चांस है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या इस पे हाँ कितना बदलाव आएगा। देखिए बदलाव हम इस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी क्या, इससे क्या होगा, बट हाँ इस तरीके से जिस तरीके से हमने इसको देखा है, एनालाइज किया है कि भैया आपकी जो फेलोशिप मिलती है, छात्रवृत्ति ठीक है, स्कॉलरशिप मिलती है, उनमें कहीं ना कहीं पे बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। और डेफिनेटली जो है जो सिलेक्शन होता था पहले बच्चों के पीएचडी में, उस पे भी कहीं ना कहीं पे जो है परिवर्तन आएगा। तो नेट को मैं केवल हाँ इसलिए भी ज्यादा जोर नहीं देता था कि भैया ये अपने प्रोफेसर बनना है, बट जब आप पढ़ते हो सही रिसोर्सेज से पढ़ते हो, सही जगह से पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो नॉलेज है वो आपको जॉब लेने में भी काफी मदद करती है। तो इसलिए मेरे बच्चों मैं आपको यही कहूंगा कि अभी अगर आप बेसिकली मैं इन्वायरमेंट की ही बात करता हूँ, इन्वायरमेंट के फील्ड में कुछ अच्छे ठीक है, नेट तो एक बेहद छोटी सी चीज है, इसे आप जो है क्वालिफाई जरूर करोगे, बट अपना एक नॉलेज का बेस जरूर बनाओ। इतना नॉलेज आपके पास में होना चाहिए कि अगर कोई आपसे कुछ कहे, आपके पास में सही क्वेश्चन अगर पहुंचे इन्वायरमेंट के फील्ड का, तो आप उसे सही आंसर दे सको। तो बच्चे सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम हमेशा आपके सपोर्ट में हैं। एंड ये जो परिवर्तन आया है डेफिनेटली हम इसको पॉजिटिव साइड से ही देखते हैं। ओके बच्चे, जियो बच्चों, टेक केयर।